नमस्कार। सुदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम सुदर्शन व्याख्यान माला में हमारे सभी गणमान्य अतिथियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आप सभी जानते हैं कि सुदर्शन 9 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाता है, जिसमें हम सभी आज़ादी के मायने समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। सुदर्शन के इसी प्रयास के तहत व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज़ादी से जुड़े उन तमाम महान विभूतियों के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। और हमारे साथ हमारे गणमान्य मेहमान मौजूद होते हैं, अतिथि मौजूद होते हैं, जो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए किन किन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो सुदर्शन परिवार की ये परंपरा है और इसी परंपरा को आगे ले जाने का काम सालों से कर रहे हैं सुदर्शन परिवार के संरक्षक और मुखिया श्री सुरेश चौहान के जी, जिनके व्यक्तिगत विचार राष्ट्रवादी विचार है और उन्हीं राष्ट्रवादी विचारों को आगे ले जाने की वजह से आगे ले जाया जाता है और उन्हीं विचारों की वजह से पथ पथ पर हमारा भी मार्गदर्शन होता है। आज भी हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसा ही विषय लेंगे जिस पर हमें वक्तव्य मिलेगा श्री अरुण कुमार जी का। विषय होगा जम्मू कश्मीर तथ्य और सत्य। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री अरुण कुमार जी, जो कि प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक हैं, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख आरएसएस संघ के। इसी के साथ आशुतोष जी निदेशक हैं प्रेरणा के, डॉक्टर चारुदत्त पिंगले हिंदू जनजागृति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक समिति के अध्यक्ष हैं और इसी के साथ भारत की लीडिंग वाटर प्यूरिफाई कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन महेश गुप्ता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम को शुरू करेंगे, वक्तव्य हमें मिलेगा अरुण कुमार जी का इस महत्वपूर्ण विषय पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि श्री सुरेश चौहान के जी आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैं माननीय अरुण जी का, महेश जी का और पिंगले जी का, हमारे जो 2 अन्य मित्र इस कार्यक्रम में हैं, श्री राजीव मेहरा जी वो आशुतोष जी, वो आप सब दर्शक और बहुत बड़ी संख्या में कुछ ही दिनों में इस कार्यक्रम को लोकप्रिय करने वाले जो दर्शक लाइव में देख रहे हैं, इन सब का इस सुदर्शन व्याख्यान माला में स्वागत करता हूँ। आज हम 14 अगस्त अखंड भारत दिन के मौके पर कश्मीर के विषय को समझेंगे। वैसे कश्मीर इस विषय को देखने के कई पहलू हैं, हिंदुस्तानी पहलू है, पाकिस्तानी पहलू है, अंतर्राष्ट्रीय पहलू है, कुछ और भी लोगों के अन्य पहलू हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय चिंतक के नाते हिंदुस्तान का क्या पहलू होना चाहिए, इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए अरुण जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस विषय पर हमारे सामने मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम को इस वक्त 7 बजे तक लाइव किया जाएगा और रात को 11 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा और विदेश के दर्शकों के लिए 3:30 से 4:30 बजे सुबह भी टेलीकास्ट होगा। मैं ज़्यादा समय लेने के बजाय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री महेश जी को आग्रह करूँगा कि वो अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद सुरेश जी। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं सब देशवासियों को सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारा सौभाग्य कि हम इस अच्छे मौके पर विचार एक दूसरे के रख रहे हैं और सुन रहे हैं। जिस तरह हम लोग वर्षगांठ बनाते हैं, उसी तरह स्वतंत्र दिवस पर हम समझें हम अपनी राष्ट्र की अपनी वर्षगांठ बना रहे हैं और हमें एक मौका मिलता है देखने के लिए कि क्या हमने किया और आगे हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी इस देश को अपने पड़ोसी देश के साथ देखते हुए कि इस देश में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही है और उस डेमोक्रेसी का हम सब लोग आनंद ले रहे हैं। यही एक ऐसा देश है जहां हमने 1 साल पहले देखा कि एक चाय बेचने वाला आदमी इस देश का राजा बना। वो दूसरे देशों में ये शायद मुमकिन नहीं है। तो ये एक स्वतंत्रता दिवस पर जो हमें आज़ादी मिली थी, ये उसी का नतीजा है कि हम आज इस चीज़ को देख पाए और उससे अपने देश को हम लोग चेंज कर पाएंगे। हमारी पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ और जो नई सरकारें आती हैं वो एक नेगेटिव फीलिंग की वजह से ज़्यादा आती हैं बनस्पत की एक पॉजिटिव फीलिंग से। सरकार कामयाब इस देश में नहीं हो पा रही हैं क्योंकि जो सरकार प्रॉमिस करती हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। इसलिए जनता हमेशा एग्जिस्टिंग सरकार को नकार करके नई सरकार को आने का मौका देती है।
ये पहली बार हुआ है कि जो सरकार इस वक्त आई है वो थोड़ी पॉजिटिव सोच के साथ आई है। लोगों को उम्मीद है कि इसीलिए पूर्ण बहुमत लेके सरकार आई है, और हम समझते हैं इस पूर्ण बहुमत की वजह से ये सरकार हमको दूसरी सरकारों के बनिस्बत अच्छा डिलीवर कर पाएगी। इस देश में अभी भी गरीबी एक ऐसा शराब लगा हुआ है जो अभी तक दूर नहीं हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार आने वाले जो काम करेगी उसमें इस देश की गरीब जनता को ऊपर उठाएगी, ताकि लोग एक पॉजिटिव सोच के साथ अगली सरकार को लाएंगे तो ये देश आगे बढ़ जाएगा। जो विकास होगा, सबका विकास होगा, तो सब लोग इसमें अपना भागीदारी समझेंगे और देश अच्छा और समृद्ध देश हो पाएगा। इस वक्त पूरा विश्व एक रिवॉल्यूशन ला रहा है। हम लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो रहा है, और जो चेंजेस अब होने वाले हैं वो आने वाली सदियों में पूरी चीज़ को रीडिफाइन करेंगे। और भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि बहुत जल्दी से तरक्की कर सकता है। एक डेमोक्रेसी के अलावा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इस देश को मिला है वो शायद ये मौका कभी नहीं मिल पाएगा। भारत की जनता यंग जनता है और उसमें एस्पिरेशंस बहुत अच्छे हैं, और उस यंग जनता को हम लोगों को एक फोर्स बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, और नीतियाँ ऐसी बनानी पड़ेंगी जिनसे कि सबको विकास का मौका मिल सके। और दूसरी दो ज़रूरी चीज़ें मैं और एक देखता हूँ, जो वुमेन राइट्स हैं वो हमको अपने समाज के अंदर उनको और मजबूत करना पड़ेगा, और वो करने से एक अच्छा एक माहौल हम लोग बना पाएंगे। और दूसरी जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं यंग जनता के अंदर, एक जो नशे की लत है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये देश मजबूत होना है तो नशे की लत को ख़त्म करना, और लिकर के ऊपर जो बैन बढ़ना चाहिए वो सरकार उस तरफ को सोचे। इन दो चीज़ों को हम लोग आगे कर पाएंगे तो देश मजबूत और अच्छा तरीके से आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू। तो चलिए, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में ये विचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस अहम विषय पर। सबसे पहले बात हम अपने विषय की कर रहे थे, जम्मू कश्मीर तथ्य और सत्य, क्योंकि एक अहम मुद्दा है हमारे देश की, एक गंभीर समस्या है, एक विवादित मुद्दा रहा है। ऐसे में इस विवादित मुद्दे पर गंभीर चिंतन की ज़रूरत है। विचार यहाँ पर व्यक्त किए जा रहे हैं लगातार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो दर्शक यहाँ पर हैं उन्हें हम बता दें कि हमारे जो मेहमान हैं उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले कार्यक्रम में। तो मैं चाहूँगी कि श्री सुरेश चौहान के जी फूल भेंट करें और जो अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करें। जी चलिए, आशुतोष जी, निदेशक प्रेरणा। तो चलिए, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त मेहमान जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस गंभीर मुद्दे पर, इस गंभीर विषय पर अपने अपने विचार रखने के लिए, श्री अरुण कुमार जी प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक हैं, श्री आशुतोष जी निदेशक हैं प्रेरणा के, इसी के साथ श्री चारुदत्त पिंगली जी जो हिंदू जनजागृति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं, और श्री महेश जी। तो चलिए, मैं फिर से निवेदन करूँगी कि इस गंभीर विषय को आगे बढ़ाया जाए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए विचारों के साथ। जी चलिए, तो इस गंभीर विषय पर अरुण कुमार जी जो कि प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक हैं, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख आरएसएस संघ की। अपने सुदर्शन टीवी की ओर से आयोजित स्वाधीनता दिवस के पूर्व एक सप्ताह भर की इस व्याख्यानमाला के शायद एक अंतिम कार्यक्रम में आज हम सब उपस्थित हैं। इस अवसर पर उपस्थित श्री महेश गुप्ता जी, डॉक्टर पिंगले जी, सुरेश चौहान जी, राजीव मेहरा जी, आशुतोष जी,
प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं और ऐसे सभी श्रोता जिनको मैं देख नहीं पा रहा लेकिन शायद वो मुझे सुन रहे हैं। पिछले 6 दिनों से लगभग आप सब लोग समाज के ऐसे प्रबुद्ध वक्ताओं की ओर से अनेक विषयों पर और गंभीर चिंतन और आज के समय में उन विषयों के ऊपर आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस अंतिम सत्र में मैं आप सबको कोई मार्गदर्शन करने वाला हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 बातें विषय जो हमने रखा उसके पीछे का जो भाव है वो सुरेश चवानका जी और जो मंच संचालन कर रहे थे दोनों ने जो बात रखी उसमें से वो निहित है। आज का कार्यक्रम का विषय है जम्मू कश्मीर तथ्य और सत्य, फैक्ट्स एंड रियलिटीज। तो तथ्य और सत्य की आवश्यकता क्यों है? आपने परिचय कराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के कई व्यू हैं, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य है, एक पाकिस्तान का परिप्रेक्ष्य है, एक वेस्ट का परिप्रेक्ष्य है, और मैं भारतीय व्यू रखने वाला हूं। तो मैं भारतीय व्यू नहीं रखने वाला, मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर तथ्य रखने वाला हूं। ये जो जमाना है ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना इंफॉर्मेशन ये किसी की बपोती नहीं है, और ये जो एज है ये रैशनल एज है। और इसीलिए ऐसे सारे विषयों के ऊपर मैं हमेशा कहता हूं कि तथ्यों को पढ़िए, समझिए, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उसका एनालिसिस कीजिए और अपने निष्कर्ष निकालिए। संचालन करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक विवादित मुद्दा है। तो जम्मू कश्मीर मुद्दा नहीं है, एक राज्य है, भारत का राज्य है, विवाद नहीं है उसको लेकर। दुनिया के किसी भी फोरम पर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को किसी ने चैलेंज नहीं किया आज तक, पाकिस्तान ने भी नहीं किया और यूएन में भी किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो विवादित कहां से हो गया? तो उसका कारण केवल एक है कि तथ्यों की जानकारी ना होने के कारण से हम सब लोगों के मनों में कुछ गलत धारणाएं हैं, और इसीलिए आज की जो सारी बातचीत मैं रखने वाला हूं तो आप सबके सामने कुछ जिनको प्लेन फैक्ट्स कहते हैं ऐसा मैं रखूंगा, और उसके बाद हम सब लोग अपने अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर कहते ही शब्द जम्मू कश्मीर नहीं निकलता। बड़ी मुश्किल से मैंने कार्यक्रम का विषय जम्मू कश्मीर करवाया था, लेकिन बोलने वाले कश्मीरी बोलते हैं, और कश्मीर कहते ही अगला शब्द आता है विवाद, डिस्प्यूट, समस्या, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह, ह्यूमन राइट वायलेशंस, एक ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान पिछले 70 सालों से हम नहीं निकाल पा रहे। ये सारी बातें ये क्यों आती हैं सारे उसमें से? तो उसका कारण ये है, मेरे से कभी कभी पूछता है कोई कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ समस्या है क्या? तो मैं हमेशा कहता हूं कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो कुछ है उसके पीछे केवल एक कारण है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन इन J&K एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्ट ऑफ भारत। देश के बाहर जानकारियों का अभाव है, जम्मू कश्मीर में सूचनाओं का विकृतीकरण हुआ है। जानकारियों का अभाव होता है तो धारणाएं गलत बनती हैं, धारणाएं गलत बनती हैं तो नीतियां गलत बनती हैं, नीतियां गलत बनती है तो क्रियान्वयन कभी ठीक नहीं हो सकता। और इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर सब कुछ ठीक करना है तो जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ जानकारियां सब तक चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ऐसे ही विषय के ऊपर आप सुदर्शन टीवी की ओर से मुझे इस अवसर पर आने का अवसर मिला है, इसके लिए सुदर्शन टीवी और उनके सभी प्रबंधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, और उपस्थित सभी सब श्रोताओं का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इस विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर कश्मीर नहीं है। कोई वैष्णो देवी भी जाता है तो कहता है मैं कश्मीर जा रहा हूं। बीबीसी पे न्यूज़ आती है कश्मीर के एक हिस्से लेह में, लेह कश्मीर में नहीं है, लेह लद्दाख में है। कश्मीर से 450 किलोमीटर है, 2 दिन लगते हैं जाने में, और कश्मीर और लेह की रोड कनेक्टिविटी साल में 4 महीने 5 महीने नहीं रहती। जम्मू कश्मीर राज्य के 3 हिस्से हैं, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर।
1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर का जम्मू कश्मीर है, 59,000 वर्ग किलोमीटर का लद्दाख है, 27,000 वर्ग किलोमीटर का जम्मू है। कश्मीर घाटी जो है वो केवल 15,000 वर्ग किलोमीटर की है। कश्मीर इज वन ऑफ द 3 रीजन, स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 रीजन्स, ओनली 15% एरिया ऑफ द स्टेट, एंड द नेम ऑफ द स्टेट वॉज नेवर कश्मीर। आज भारत के संविधान में इसको जम्मू कश्मीर राज्य लिखा गया। जिस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय किया था, उस समय उनका जो टाइटल था, जो अंग्रेज भी जिसको बुलाते थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा को कहा जाता था जम्मू कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति। ही वॉज अ रूलर, या आम भाषा में कहते थे जम्मू कश्मीर लद्दाख तिब्बत है। ही वॉज द रूलर ऑफ द जम्मू कश्मीर लद्दाख एज वेल सम एरियाज ऑफ तिब्बत आल्सो। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, हम कहेंगे पीओके। कुछ हिस्सा चाइना के कब्जे में, हम कहेंगे सीओके। 79,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान में वास है। कश्मीर का केवल 6,000 वर्ग किलोमीटर है, जम्मू का 8,000 वर्ग किलोमीटर है, लद्दाख का और 65,000 वर्ग किलोमीटर है। चीन के कब्जे में 42,000 वर्ग किलोमीटर है। एक भी किलोमीटर कश्मीर का नहीं है, सब लद्दाख का है। तो पहली बात जो समझने की है कि जम्मू कश्मीर कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान चाइना के कब्जे में है, उसको कभी भी पीओके सीओके नहीं कहना। दैट इज पीओजेके एंड सीओजेके। डेलिबरेटली द डिस्कोर्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बीन और कॉन्टिन्यूसली ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू कश्मीर ओनली। और अनफॉर्चुनेटली देश का मीडिया भी इसके अंदर जाने अनजाने में भागीदार बन गया। जम्मू कश्मीर के ऊपर कभी कभी डिस्कशंस होते हैं तो किनको बुलाया जाता है? आप कभी भी पैनल डिस्कशन में देखिए तो गिनती के लोग आएंगे, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, गिलानी और मीर वैज, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, आसिया अंद्राबी। ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर के 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर घाटी के भी 5 जिलों के रहने वाले लोग हैं। एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली वन सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। जब मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर कश्मीर नहीं है, तो दूसरी बात भी हम सब लोगों को समझने की है कि लद्दाख की 5 में से 4 घाटियां बौद्ध बहुल हैं। चांगथांग, नुब्रा, जंस्कार और लेह। करगिल में शिया मुस्लिम है। कश्मीर घाटी के अंदर ही एक क्षेत्र है गुरेज, 110 किलोमीटर लंबा है, 15-20 किलोमीटर चौड़ा है। वहां पर शीना बोलने वाले लोग रहते हैं, शीना स्पीकिंग लोग रहते हैं। आज तक एक भी आतंकवादी और अलगाववादी उस क्षेत्र में नहीं हुआ। अफजल गुरु को फांसी होती है तो 22 में से 17 जिलों में एक भी दिन बंद, कर्फ्यू, कोई प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन मीडिया का परसेप्शन क्या है? मीडिया के द्वारा बनाया गया परसेप्शन क्या है? तो वास्तव में जम्मू कश्मीर को समझना है तो हमको समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है। एवरी एरिया, एवरी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हैव देयर ओन एस्पिरेशंस। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आल्सो। जो जम्मू है वो कश्मीर नहीं है, जो कश्मीर है वो लद्दाख नहीं है। लद्दाख की भोटी भाषा है, कश्मीर की कश्मीरी है, जम्मू की डोगरी है। डेमोग्राफिकली, रिलीजियस डेमोग्राफी वाइज भी लद्दाख का अधिकांश हिस्सा बौद्ध बहुल है, बचा कुचा शिया मेजोरिटी, शिया मुस्लिम मेजोरिटी है, जम्मू हिंदू बहुल है। डिफरेंट एरिया, डिफरेंट एस्पिरेशंस, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल। तो जम्मू कश्मीर इज नॉट एन होमोजीनियस स्टेट। जम्मू कश्मीर के अंदर हमको 2 बातें समझने की आवश्यकता है। पहला, जम्मू कश्मीर कश्मीर नहीं है। दूसरा, जम्मू कश्मीर अलगाववादी राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी डिस्कशन करना है, किसी भी टीवी पैनल पे कोई डिबेट करनी है, अगर कोई लद्दाख का नहीं है, अगर कोई जम्मू का डोगरा नहीं है, अगर मुस्लिम में कोई शिया या गुजर या पहाड़ी नहीं है और कश्मीरी नहीं है, तो जम्मू कश्मीर का कोई भी डिस्कशन, जम्मू कश्मीर का कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन नहीं हो सकता। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर को लेकर जो समझने की है, जम्मू कश्मीर विवाद नहीं है। दिस इज नॉट एन डिस्प्यूट। भारत को आजादी प्राप्त हुई, दैट इज अंडर एन एक्ट, दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947।
जम्मू कश्मीर का स्टेटस समझना है तो किससे समझना पड़ेगा? तो देयर आर 8 लीगल डॉक्यूमेंट्स। 8 लीगल डॉक्यूमेंट नोवा नहीं है। हम हर एक को कहते हैं आइए पढ़िए, प्रिसाइज योर डिबेट ऑन दिस। भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई भारत स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान बना। पाकिस्तान वाज द क्रिएशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान? भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का भारत का विभाजन नहीं हुआ, ब्रिटिश डोमिनियन का विभाजन हुआ। पाकिस्तान डोमिनियन जो था दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, सिलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, some areas of Baluchistan. This was Pakistan. Rest was Indian dominion. 25 जुलाई 1947 को सब राजाओं की बैठक हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा फ्यूचर ऑफ स्टेट्स क्या होगा? उन्होंने कहा ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, इंडिया वॉज वन ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक एंटिटी, कम्युनिकेशन वाइज वी आर वन, वी आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर इन सच ए मैनर that we have no our independent identity. जरूरत क्यों पड़ रही है आपको फ्यूचर तय करने की? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि ब्रिटिश डोमिनियन हैज बीन डिवाइडेड। कभी भी प्रिंसली स्टेट्स दे वर नेवर सॉवरन और सब सॉवरन बॉडी। इंडिपेंडेंस वाज नेवर एन ऑप्शन, देयर वर ओनली 2 ऑप्शंस एंड फॉर दैट रूलर्स हैव द सोल प्रेरोगेटिव एंड दैट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दैट बिकम्स एन आवर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। उसके सेक्शन 6 के अंतर्गत प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया कि यू हैव टू कॉन्स्ट्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। वो संधि नहीं थी, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया गया, एक विलय पत्र बनाया गया, जिस विलय पत्र के ऊपर कोचीन के महाराजा ने, ट्रेवनकोर के, मैसूर के, पटियाला के, ग्वालियर के महाराजा ने हस्ताक्षर किए। उसी विलय पत्र के ऊपर 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा ने हस्ताक्षर किए। दैट वाज आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। माउंटबेटन को एक काम करना था, टू सिग्निफाई दैट। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, जम्मू कश्मीर भारत हो गया। हिंदू मुसलमान मेजोरिटी, इससे कोई लेना देना नहीं था। हिंदू मेजोरिटी अमरकोट पाकिस्तान में गया, मुस्लिम मेजोरिटी कपूरथला भारत में आया। एक्सेशन करने से पहले केवल एक ही बात ध्यान रखनी थी, जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं आपका ज्योग्राफिकल उससे कॉन्टिन्यूटी चाहिए। जिस विलय पत्र पर सबने हस्ताक्षर किए, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने किए, भारत का संविधान बना। उस संविधान सभा के अंदर जम्मू कश्मीर के 4 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 25 नवंबर 1949 को देश के सब राजाओं ने प्रोक्लेमेशन करके भारत के संविधान को स्वीकार किया, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भी किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना। उसके शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 है, व्हेन इंडिया वाज कन्वर्टेड फ्रॉम डोमिनियन टू रिपब्लिक, हम गणतंत्र बन गए। उस गणतंत्र के बनते ही 26 जनवरी 1950 को शेड्यूल 1 आर्टिकल 5 में जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों की तरह राज्य बन गया। सब देश की संविधान सभाओं को एक काम करना था। केवल जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान सभा बनी ऐसा नहीं है, सब राज्यों की संविधान सभा थी, उनको एक काम करना था। दे हैव टू रेटिफाई द एक्सेशन। फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भी विलय का अनुमोदन कर दिया। कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, सॉवरेनिटी लाइज इन पीपल, अल्टीमेटली पीपल्स हैव टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर एंड फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। जैसे सब राज्यों की संविधान सभाओं ने विलय का अनुमोदन किया, टू असर्टेन द विशेस ऑफ द पीपल, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एट दैट टाइम। उसी को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने भी जनता की इच्छाओं का प्रकटीकरण करते हुए फरवरी 1954 में विलय पर अनुमोदन कर दिया। दे हैव टू डिसाइड अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू एक्सेप्ट यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान बना। उसका प्रियम्बल कहता है, इन परसुएंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कंस्ट्रूड ऑन 26 अक्टूबर 1947 to further define the relationship of the state with union as an integral part thereof। जम्मू कश्मीर किसी भी तरह का विवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 3 कहता है जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत। सेक्शन 5 कहता है
जम्मू कश्मीर की विधानसभा को केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिन पर भारत की संसद को नहीं है। और सेक्शन 147 कहता है सेक्शन 3, 5 एंड 147 कैन नेवर बी एब्रोगेटेड, अमेंडेड और रिवोक्ड। यूएन ने भी कभी भारत पाकिस्तान को इक्वेट नहीं किया। पहले दिन उन्होंने कहा अनकंडीशनल विड्रॉल ऑफ फोर्सेस सेंट और मेंटेन्ड बाई पाकिस्तान। भारत की सेना को उन्होंने अवैध नहीं माना। भारत को सेना विड्रॉ करनी है ऐसा नहीं कहा उन्होंने, पाकिस्तान सेना हटाएगा। हमने कहा वहां एक जबरदस्ती की एजेके की गवर्नमेंट बना दिया है, 30,000 सेना खड़ी कर दिया है, पाकिस्तान तो हटा लेगा, उसका क्या होगा? यूएन ने क्लैरिफिकेशन दिया है एजेके गवर्नमेंट वुड बी डिसबैंडेड, एजेके आर्मी डिसआर्म्ड, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ जम्मू कश्मीर वुड बी रिस्टोर्ड, पीपल अपरूटेड ड्यू टू एग्रेशन दे वुड गो बैक टू देयर होम्स। जम्मू कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा, हमने प्रश्न किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सेना, एजेके की सेना हट जाएगी तो सिक्योरिटी कौन देगा? उन्होंने कहा इंडिया वुड मेंटेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोर्सेस, दे नेवर सेड मल्टी कंट्री फोर्सेस वुड बी देयर। दुनिया में जहां विवाद होता है वह मल्टी कंट्री फोर्सेस होती हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। यूएन के रेजोल्यूशंस ने जम्मू कश्मीर में भारत की सेना को, पाकिस्तान ने भी लीगलिटी ऑफ एक्सेशन को कभी चैलेंज नहीं किया। वो केवल एक ही बात कहता रहा कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय का निर्णय किया, वहां की जनता जो है वो नहीं चाहती। और वो कभी कभी कहता रहा कि एक्सेशन वाज फोर्स्ड, एक्सेशन वाज फोर्स्ड। ये कहने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं था, कहने का अधिकार था तो महाराजा कहते हैं। जनता नहीं चाहती ये कहने का उसका कोई प्रश्न नहीं है। एक के बाद एक चुनावों के अंदर जनता ने अपनी इच्छाओं का प्रकटीकरण कर दिया। वहां की संविधान सभा ने उस विलय का अनुमोदन करके अपनी इच्छाओं को बता दिया। जम्मू कश्मीर को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। तीसरा एक बहुत बड़ा जो भ्रम सब लोगों के मन के अंदर रहता है वो है कि भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कोई विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 370 ने भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को किसी भी प्रकार का कोई विशेष दर्जा नहीं दिया। जिस समय भारत की संविधान सभा अपना काम पूरा कर रही थी, हमने एक प्रोसेस तय किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड रेटिफाई द एक्सेशन, दे वुड एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। देश की 3 संविधान सभाओं का चुनाव हो चुका था, बाकी की प्रक्रिया चल रही थी। जम्मू कश्मीर में युद्ध चल रहा था, एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, हम यूएन में एंटेंगल हो गए थे, कंडीशंस नॉर्मल नहीं थी। ऐसे समय में दूर दूर तक भी संविधान सभा के चुनाव का कोई दृश्य दिखता नहीं था। तो भारत के संविधान को कौन स्वीकार करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनने वाली नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस समय के संविधान निर्माताओं ने एक अस्थाई अनुच्छेद जोड़ा, टेम्परेरी प्रोविजन जोड़ा, जो प्रोविजन भी नहीं था, दैट वाज ओनली एन अरेंजमेंट। गोपाल स्वामी अयंगार ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कहा, दिस इज एन इंटरिम अरेंजमेंट टिल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कम्स इनटू बीइंग। और इसीलिए अनुच्छेद 370 के अंदर स्पष्ट तौर के ऊपर क्लॉज 1 के अंदर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो चुका है, जम्मू कश्मीर रिपब्लिक का हिस्सा बन जाएगा। शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 एंड 370 वुड कम बाय इट्स ओन फोर्स। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विलय हो गया, जम्मू कश्मीर के महाराजा का प्रोक्लेमेशन होने वाला है, इसलिए जम्मू कश्मीर टेरिटोरियली वो भारत का हिस्सा हो गया। इस पर कोई प्रश्न नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भारत के संविधान के 3 विषयों का विलय सब राजाओं ने किया था, इस कारण से 56 आर्टिकल ऑटोमेटिकली आने थे, वो सब आ जाएंगे। उसके अलावा जो जो प्रोविजन हमको तुरंत आवश्यक लगते हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि संविधान सभा नहीं बन रही, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वहां की राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे। दिस इज क्लॉज 1। क्लॉज 2 कहती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, सब विषयों पर विचार करेगी, और सब विषयों पर विचार करने के बाद वो अपना काम जब पूर्ण करेगी, दे वुड मेक रिकमेंडेशन, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देंगे या जिस रूप में वो चाहेंगे उसको रखेंगे। इतना सिंपल सा 370 है। आज जो 370 के नाम पर हम सब कुछ सुनते हैं, दिस इज नॉट 370। 370 वाज ओनली एन इंटरिम अरेंजमेंट। दीज आर द फैक्ट्स। अब दूसरा सवाल आता है, व्हाट आर द रियलिटीज।
जम्मू कश्मीर को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ 3 शब्दों में जम्मू कश्मीर के विषय को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज मिस कोटेड, मिस हैंडल्ड, मिस कैरिड। हमने कुछ गलत कोटिंग कर ली है और उसको हम लगातार चलाए भी जा रहे हैं और हमारी हैंडलिंग भी गलत है। जम्मू कश्मीर को लेकर यह हमारा कोटिंग गलत है। विशेष दर्जा, विशेष दर्जा नहीं है। कश्मीर, कश्मीर नहीं है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट नहीं है। हमने कोई प्लेबिसाइड का वादा किया था, हमने कोई वादा नहीं किया था। यह सब कंफ्यूजन है। जम्मू कश्मीर को लेकर तथ्यों को समझने की जरूरत है। दूसरी बात समझने की जरूरत है, व्हाट इज द रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर को हमने लगातार मिस हैंडलिंग किया और उसके मिस हैंडलिंग की शुरुआत हुई सबसे पहले 1952 में, जब एक व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं, जम्मू कश्मीर का ये जो प्रश्न बढ़ा जिसको लेकर सब समस्या खड़ी हुई, वास्तव में 1947 में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय में देरी की, वो आज़ाद रहना चाहते थे, ये सब बातें गलत हैं। दीज आर ऑल फैक्चुअली रॉन्ग। इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे आखिरी राज्य का विलय त्रिपुरा में हुआ, त्रिपुरा का हुआ 1949 में हुआ। 1948 के अंदर हैदराबाद के निजाम ने फरमान जारी किया। जम्मू कश्मीर का तो उससे पहले हुआ। बाकी स्टेटों को लेकर विवाद नहीं चलता। वास्तव में अंग्रेज ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाए। वो ये मानते थे स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, पॉलिटिकली इंडिया इज इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो टू सर्व द इंपीरियल इंटरेस्ट ऑफ वेस्ट एंड ब्रिटिश। उनकी वो सारा जो सपने थे जिसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, 18 से 23 जून तक लॉर्ड माउंटबेटन जम्मू कश्मीर में बैठे, जम्मू कश्मीर के महाराजाओं के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, और भी कई प्रयास हुए, उनके सब प्रयास विफल हो गए। जिस दिन जम्मू कश्मीर के देशभक्त महाराजा ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया, जिस दिन से विलय हुआ उस दिन से उस विलय को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी तो बहुत सारे कागज सब बाहर आ गया। 1947 के समय के रिकॉर्ड्स, कॉमनवेल्थ की जो मिनिस्ट्री थी उस समय जो वहाँ नोएल बेकर मिनिस्टर थे, उस समय के जो सेक्रेटरी थे, उनके जो कॉम्युनिक्स हैं वो यूएन के अंदर, अमेरिका के अंदर, उस समय के जो स्टेक होल्डर्स में जो गवर्नर जनरल और बाकी सब थे वो सब पढ़ेंगे तो सब बातें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कैसे किया जा सकता है? वो पाकिस्तान के पास नहीं जा सकता, वो इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या? उस समय के जम्मू कश्मीर के जो महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनके मन के अंदर आया, दे फेल इन द ट्रैप ऑफ द CIA, और उनके मन में एक स्वतंत्र जम्मू कश्मीर का सपना आना शुरू हो गया और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर के महाराजा को राज्य से बाहर किया, संविधान सभा में बहुमत प्राप्त कर लिया, और जब संविधान सभा की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनकी भाषा बदल गई। उन्होंने कहा कि हमारी तो सॉवरेन बॉडी है, हमें तो राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हम ये एक्सटेंड नहीं करेंगे, हमें सेपरेट फ्लैग चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उस समय अपने देश के जो नेता थे वो उनके सामने झुक गए। 1952 जून जुलाई के अंदर उन्होंने उसके साथ एक समझौता किया, जिस समझौते के अंदर ये जो आज हम 370 के नाम पर जो कुछ सुनते हैं ये सब बातें स्वीकार की। ये सारी बातों में कितनी बातें स्वीकार की कि राज्यपाल का वो चुनाव करेंगे, राज्यपाल का नॉमिनेशन गवर्नर का ये प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होगा, CAG का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में 67 तक लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था, राज्यसभा की तरह चुन के लोग आते थे। 72 से पहले इलेक्टेड गवर्नर होता था, वहां राज्य प्रमुख होता था, जिसको सदर रियासत कहा जाता था। बहुत सारी बातें उन्होंने तय कर दी, जिसमें उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, यहां तक कि उन्होंने कहा कि देश के लोगों को वहां बसने का अधिकार नहीं होगा, वहां का अलग सेपरेट रेजिडेंटशिप होगी। जब ये सब बातें हुई उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
और देश के बड़े बड़े नेता, उन्होंने संसद में नेहरू जी और सबको कहा, नेहरू जी 370 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, उसकी आड़ के अंदर आप ये धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं, आप संविधान का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। भारत में संविधान का शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अबव कैसे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली दैट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी, उसको अथॉरिटी किससे मिली है, भारत के संविधान से मिली है, वो उससे ऊपर कैसे जा सकता है, भारत के संविधान के मूल चरित्र को कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने कहा पावर डज नॉट लाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू जी का उत्तर था पावर लाइज इन विशेस ऑफ द पीपल। उनके लिए शेख की विशेस ही विशेस ऑफ द पीपल थी, जम्मू कश्मीर की विशेष नहीं थी। जम्मू कश्मीर के देशभक्त जनता गले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र, एक हाथ में भारत का संविधान, दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर आंदोलन कर रहे थे। एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। देश का दुर्भाग्य था, एक संविधान, एक तिरंगे की बात करने वाले लोगों को आजाद भारत के अंदर सांप्रदायिक कहा गया, उनको विभाजनकारी कहा गया, उनको देशद्रोही कहा गया। जिन्होंने कहा कि हमारा अलग झंडा होगा, हमारा अलग संविधान होगा, उनको देशभक्त बताया गया। देश के संविधान की रक्षा के लिए वो पहला अभूतपूर्व आंदोलन था। अपने बहुमत के बल के ऊपर संसद में जब दबा दिया गया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको कहा, विद योर ब्रूट मेजोरिटी यू कुड किल द वॉइस ऑफ ट्रूथ इन दिस पार्लियामेंट, वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गो टू द पीपल। सारे देश में गए, आंदोलन हुआ, बाद में गिरफ्तार हुए, उनका बलिदान हुआ, लेकिन सारे देश को शेख के जो उसके षड्यंत्र थे, उसके जो कारनामे थे वो उजागर हो गए। देश का जनमत बना, भारत का संविधान आगे लागू करने की प्रक्रिया बनी, लेकिन देश के संविधान के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई। मैं उसको कहता हूं भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा वो काला दिन था। दैट वाज द ब्लैक डे, दैट वाज ए पॉलिटिकल फ्रॉड with the constitutional abuse of Article 370 on 14th मई 1954। 14 मई 1954 को 370 का संविधान का दुरुपयोग करते हुए इस देश के अंदर एक राजनीतिक धोखाधड़ी की गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कर दिया गया, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ने भारत के संविधान की मूल भावना को ही समाप्त कर दिया। ये जो आज हम सुनते हैं कि देश के लोग जाकर बस नहीं सकते, उस समय भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया जिसको कहते हैं आर्टिकल 35 कैपिटल ए। सामान्य व्यक्ति को भी मालूम है कि संविधान का एक शब्द भी बदलना हो तो संसद में डिबेट होती है, संशोधन होते हैं, लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है, राष्ट्रपति उसका आदेश करते हैं। केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद तो और बात आ गई, उन्होंने कहा पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इवन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दे डिफाइन व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशंस देश के, उन्होंने उसको डिफाइन किया। लेकिन इस 14 मई 1954 के ऑर्डर ने भारत के पूरे फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियां उड़ा दी। भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, संसद को भी संविधान के इस मूल चरित्र को बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जिसके पास विधायी पावर नहीं है, दैट हैज नॉट नो लेजिस्लेटिव पावर, केवल एग्जीक्यूटिव पावर है, उस एग्जीक्यूटिव पावर के वाले राष्ट्रपति ने 14 मई को आदेश करके भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल डाल दिया जिसको 35 कैपिटल ए कहते हैं। जिस 35 कैपिटल ए ने यह कहा कि हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा को एक अधिकार देते हैं कि वो अपने जो रहने वाले लोग हैं उनकी परिभाषित करें, उनको वो परिभाषित करें। वो परमानेंट रेजिडेंट की परिभाषा, आप कुछ मत करो भैया, परमानेंट रेजिडेंट की परिभाषा जो है वो करें। और उन्होंने परिभाषा कर दी कि 14 मई 1944 को जो यहां रहता था वो और उनकी संतानें ही जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हो सकते हैं। केवल परिभाषा नहीं, उनको विशेष अधिकार दे सकते हैं आप। केवल उनको विशेष अधिकार नहीं दे सकते, देश के बाकी लोगों को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देश के लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार कैसे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम एक हैं। लेकिन इस 14 मई 1954 के ऑर्डर के बाद और 35 कैपिटल ए के एडिशन के बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू टू। वन
we the people of India who are permanent resident of J&K. Second, we the people of India who are not permanent resident of J&K. ये हमारे राष्ट्रपति के आदेश से हुआ, संविधान में एक नया आर्टिकल डाल दिया गया और इससे बड़ी धोखाधड़ी हुई, उसको मेन बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया, केवल अपेंडिक्स में रखा गया। पार्लियामेंट की पावर को कौन लिमिट कर सकता है? 368 में संशोधन कर दिया गया। आज हम हर एक देखते हैं कोई संविधान का संशोधन होता है, जम्मू कश्मीर के 10 सांसद डिबेट में भाग लेते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है क्या? लेकिन संविधान का आर्डर होता है, लिखा जाता है जम्मू कश्मीर छोड़कर 368 में संशोधन कर दिया गया। पार्लियामेंट की पावर को कोई लिमिट कर सकता है क्या? आर्टिकल 240 सेक्शन 46 दे डिफाइन इंडिया, वो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। रेजिडुअरी पावर स्टेट के पास होगी। भारत जैसे एकात्म संविधान की व्यवस्था वाले देश के अंदर ये कैसे हो सकता है? रेजिडुअरी पावर स्टेट के पास कैसे जा सकती है? भारत के सारे इंस्टीट्यूशन अंडरमाइन कर दिए गए। अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के 120 लाख लोग विक्टिम बन चुके हैं। दैट इज द रियलिटी। इस 370 के दुरुपयोग ने जम्मू कश्मीर को कोई लाभ नहीं दिया। 120 लाख पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैज बिकम विक्टिम। भारत के संविधान की केवल 160 धाराएं वहां लागू हैं। 100 धाराएं, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस कर दिए गए, सिग्निफिकेंट चेंजेस कर दिए गए, अर्थ ही बदल दिए गए। सारे देश की पॉलिटिक्स चलती है, ओबीसी, एससी, एसटी, वीमेन, एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन, इनके नाम के ऊपर। जम्मू कश्मीर में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है, वहां पर 14% एसटी है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। असेंबली में, लोकसभा में, पंचायतों में, लोकल बॉडीज में एसटी को रिजर्वेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है वहां पर। वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लगाते हैं और कश्मीर डिवीजन की पोस्टों के ऊपर जो मेजोरिटी ऑफ पोस्ट हैं, 2007 तक वहां एससी रिजर्वेशन नहीं था। आफ्टर 2007 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, वहां कश्मीर वैली के अंदर, कश्मीरी डोमेन डिवीजन के अंदर एससी रिजर्वेशन चालू हुआ। जेंडर बायस हो गया। कश्मीर की बेटी राज्य के बाहर शादी करती थी तो उसका ये जो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाता था। 2002 के अंदर कोर्ट केस जीतने के बाद ये तो लागू हुआ, लेकिन उसके अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं हुए। जम्मू कश्मीर की बेटी विवाह करके बाहर चली गई, बाद में उसने राज्य में बसने का तय कर दिया, उसके पति, उसके बच्चे वहां के स्थायी निवासी नहीं हो सकते। वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसके बच्चे वहां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। 73rd 74th अमेंडमेंट वहां लागू नहीं हुआ, पंचायती राज नहीं आया वहां पर। कितने ही केंद्र के लाभ वहां पारित नहीं हुए। कितना आज देश एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के दौर के अंदर पहुंच गया है। आज हम गर्व कर रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी डेवलप हो रही है। वो डेमोक्रेसी जो डेवलप हो रही है वो जम्मू कश्मीर में नहीं। वो जो फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, वो 120 लाख लोग वंचित क्यों हैं? जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के दर्द को कौन समझेगा? 54 के अंदर यह ऑर्डर पास हुआ, जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाक रिफ्यूजी सियालकोट से आए, जिस सियालकोट से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो सौभाग्यशाली थे, वो जलंधर चले गए। ये दुर्भाग्यशाली थे जो जम्मू और इन सब क्षेत्रों के अंदर आ गए। 200 कैंपों में बसा दिया गया। 54 के अंदर 1954 में 35 पे आया, पीआरसी बना। उस पीआरसी के कारण से उन लोगों को आज भी वहां जमीन का, वोट का, नौकरी का, उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं है। आप सोच सकते हैं क्या? 4 पीढ़ियां बीत गई उनकी। दिस इज द रियलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर। 2 लाख लोग वहां पर है, 4 पीढ़ी से हैं, भारत के नागरिक हैं। लोकसभा में वोट कर सकते हैं, विधानसभा में नहीं कर सकते, पंचायतों में नहीं कर सकते, लोकल बॉडी में नहीं कर सकते, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वो नौकरी नहीं कर सकते, वो जमीन नहीं खरीद सकते, वो बैंक से लोन नहीं ले सकते। 75% उनमें एससी ओबीसी हैं, उनके बेनिफिट नहीं ले सकते। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 2 लाख लोग आ गए, 50,000 लोगों की हत्याएं हुई उनकी। आज 10 लाख लोग हैं, देशभक्त लोग थे, उनको कहा गया आप देशभक्त लोग हैं, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, हमने वो क्षेत्र खाली कराने, आप अपने घरों में वापस जाएंगे, हमने आपको परमानेंट सेटल कर दिया तो हमारे दावे समाप्त हो जाएंगे। देशभक्त थे, उन्होंने कहा हम इंतजार करेंगे। आज 67 साल हो गए उनको। दे आर स्टिल इन द कैंप्स। 10 लाख आबादी उनकी हो गई।
जम्मू कश्मीर की रियलिटी है। 2 लाख वेस्ट पाक रिफ्यूजीज है, 10 लाख पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के डिस्प्लेस पर्सन है। 71 की लड़ाई हमने जीती, लेकिन छंब की जमीन हमने जीतने के बाद दे दी, 18,000 एकड़ पाकिस्तान को दे दी। परिणाम निकला, वहां से हमने 1 लाख लोगों को और विस्थापित कर लिया। दैट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। आज तक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 90 के आतंकवाद के बाद कश्मीर घाटी से 2.5 लाख लोग विस्थापित हुए। उनका एक ही अपराध था, भारत माता की जय, तिरंगे के साथ इस देश के लिए वो वहां रहना चाहते थे। वो परिस्थिति नहीं थी, हम वो व्यवस्था नहीं दे पाए। आतंक की लड़ाई वहां पे 15 साल लोगों ने लड़ी, 25,000 से ज्यादा आम आदमियों का बलिदान हुआ। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, वो आतंकवाद के क्षेत्रों के अंदर जहां के लोगों ने लड़ाई लड़ी, ऐसे ऐसे घर है जिन घरों में 5-5 विधवाएं हैं, 10-10 साल वहां पर स्कूल नहीं खुले, डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, उनके लिए कोई बात नहीं करता। ह्यूमन राइट फॉर वायलेशन, AFSPA, इन सब की बात करने वाले लोग वो कभी वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के डिस्प्लेस, छम के डिस्प्लेस, कश्मीर के हिंदू विस्थापित, जम्मू के आतंक पीड़ित क्षेत्रों के अंदर वहां की विधवाएं, वहां के अनाथ बच्चे, जिन क्षेत्रों के अंदर विकास की किरण नहीं पहुंच पाई, और जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरा लागू न होने के कारण से वहां पर एक ऐसी शासन व्यवस्था ने जन्म लिया, जिस शासन व्यवस्था ने केवल और केवल एक 50-60 परिवारों को लाभ देने के अलावा कोई काम नहीं किया। 67 साल देशभक्त जम्मू और लद्दाख ये डिस्क्रिमिनेशन, एक पीड़ा को भोग रहा है, देशभक्त होने के दर्द को भोग रहा है। उनका एक ही कसूर है, वो देशभक्त है, वो भारत का संविधान चाहते हैं। जम्मू का क्षेत्र, जम्मू का टेरेन, जम्मू की पॉपुलेशन, वोट वो कश्मीर से ज्यादा है, लेकिन कश्मीर में 46 विधानसभा सीट है, जम्मू में 37 है। डेमोक्रेसी का मूल है इलेक्शन, इलेक्शन का मूल है डिलिमिटेशन। भारत के डिलिमिटेशन एक्ट को वहां डिलिमिटेशन करने का अधिकार नहीं है, उनका अपना पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई है जिस पे उन्होंने सिस्टम पर कब्जा कर लिया। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर आप जम्मू और लद्दाख में जाइए, इस सब के बाद भी वहां पर स्वाधीनता दिवस मनाने की होड़ रहती है। बाकी देश में कार्यक्रम होता ना हो, लेकिन जम्मू के गांवों के अंदर एक एक गांवों में एक एक सप्ताह स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। आतंकवादियों ने धमकी दी कि तिरंगा नहीं लहराएंगे, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। गांव गांव के अंदर पहाड़ के ऊपर 7-7 दिन स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम होते हैं, परेडें निकलती हैं, एक एक बाजार में 4-4, 5-5 जगह तिरंगा लहराने के कार्यक्रम होते हैं। जम्मू कश्मीर भारत के साथ केवल भारत की सेना के कारण नहीं है, सेना का एक योगदान है। इस आतंकवाद की लड़ाई में सुरक्षा बलों ने 5,000 लोगों का बलिदान हुआ है, लेकिन सुरक्षा बलों के साथ वहां की देशभक्त जनता की बहुत बड़ी भूमिका है। उस देशभक्त जनता ने पिछले 67 सालों में इस सब भेदभाव को सहते हुए, इस सब कष्टों को भोगते हुए भी तिरंगे के सम्मान के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कारगिल का युद्ध हो, वो 62, 65, 71 या 47 की लड़ाई हो, या आतंकवाद के खिलाफ की प्रॉक्सी वार हो, हर समय के अंदर उन्होंने अपनी एक भूमिका अदा की है। अभी 4 दिन पहले जब हमने देखा कि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों का हमला हुआ, जिन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ा वो उस गांव के पहाड़ के ऊपर रहने वाले विलेज डिफेंस कमेटी के सामान्य से लोग थे, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। एक जज्बा है, एक साहस है, एक भावना है वहां के लोगों की। लेकिन जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता का एक दर्द है, जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता को कोई जानता नहीं है, उनके दर्द को कोई समझता नहीं है। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। जम्मू कश्मीर के तथ्य मैंने सामने रखे, जम्मू कश्मीर का सत्य आपके सामने रखा। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता, उनकी भावनाओं को समझना, उनके कष्टों को दूर करना, यही आज के समय की आवश्यकता है। केवल एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भारत के अंदर सबसे आखिरी गांव है जिसकी बहुत बार टेलीविजन पर चर्चा होती है, उसका नाम है देमचौक। आप नक्शे पर देखेंगे, बिल्कुल चाइना ने जहां कब्जा किया हुआ है, सिंधु के उस आधा जमीन देमचौक की सिंधु के उस पार आज चीन के कब्जे में।
उस देम चौक के अंदर एक 40 घर रहते हैं, एक 250, 300, 500 लोग वहाँ कुल मिलाकर आबादी के रहते हैं। गांव ऐसा है, उस गांव से जाने से एक 150-200 किलोमीटर पहले सड़क समाप्त हो जाती है। पक्की सड़क नहीं है उस गांव तक जाने के लिए, आज़ादी के इतने वर्ष पश्चात भी। बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, एक चुनौती है, जिस चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार, सेना सब मिलकर सहयोग कर रही है। लेकिन लोगों की भावना कैसी है? 3 साल पहले चीन के सैनिक आए, उन्होंने आकर कहा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस पर हमारा दावा बनता है, आप हमारे ही लोग हैं, हमने आपके लिए वो सामने घर बनाए हैं, पक्के घर बनाए, आप यहाँ झोपड़ियों में क्यों रहते हैं, आप वहाँ के रहिए, ये मुफ्त में चाइना का सिम लीजिए, आपको किसी पासपोर्ट वीज़ा की जरूरत नहीं, आप पीकिंग तक कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, यू आर आवर सिटीजन्स। और दूसरी बात उनको कही, ये भारत नहीं है, किसी भी कारण से स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत संपर्क करने का प्रयास किया, अपने सुरक्षा बलों को संपर्क करने का प्रयास किया, अपने ऊपर के जो अथॉरिटीज़ थे उनको प्रयास किया। कुल मिलाकर जैसी अपने निर्णय की प्रक्रिया चलते चलते सब ने कहा कि भी अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कैसी परिस्थिति है इसका आकलन नहीं हो सकता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, थोड़ा ऐसा विषय है जिसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी हो सकता है, तो हमारी ज़रा उनको राय दे दिया जाए कि इस बार वो तिरंगा का लहराने का स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम स्थगित करते हैं। उनको ये कह दिया गया, उन्होंने तुरंत संपर्क किया, अपने भी वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने वहाँ पर चर्चा की, विचार किया, उन्होंने कहा कि अरे हम यहाँ पर किस लिए हैं, हम सेना और सुरक्षा बलों के कारण थोड़ी हैं, ये भारत है, हमें किसी की सुरक्षा की जरूरत क्या, और इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए इतने बलिदान हुए हैं, अगर जरूरत होगी तो हमारा भी होगा तो हो जाएगा। शासन और प्रशासन ने उनको कहा कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वहाँ के सरपंच थे राजा भाई तनगे, उनके नेतृत्व के अंदर उन्होंने वहाँ तिरंगा लहराने का कार्यक्रम किया। लेकिन वो भारत का आखिरी गांव, वो देम चौक, उनके मन के अंदर एक कष्ट है कि हिंदुस्तान लाल चौक को जानता है लेकिन देम चौक को नहीं जानता। वो देम चौक जहाँ बिजली नहीं है, वो देम चौक जहाँ 200 किलोमीटर पहले सड़क समाप्त हो जाती है, जहाँ आज तक भी हम उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, और चाइना उनके लिए मकान बना के रखता है, कहता है कि आप आओ यहाँ रहो, एक ही काम करना है, सिंधु पार करनी है और वहाँ जाना है। वहाँ जाते ही भारत का बॉर्डर 40 किलोमीटर पीछे आ जाएगा, क्योंकि देम चौक के बाद अगला गांव 40 किलोमीटर आगे है। देश क्या है? देश केवल जमीन नहीं होती, देश देश के लोग होते हैं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता का एक दर्द है, देश हमको समझता नहीं है। आज इस जम्मू कश्मीर के तथ्य और सत्य के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपके सामने तथ्य, जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता, उनके कष्ट, उनके दर्द को रखने का प्रयास किया है। इसको समझकर सारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर को इन तथ्यों के आधार के ऊपर हम देखने का दृष्टिकोण अपना बदलें, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो वास्तविक पीड़ित हैं उनके कष्टों को दूर करें। भारत के संविधान के जो फल सब प्राप्त कर रहे हैं वो वहाँ के 120 लाख लोग भी प्राप्त कर सके, और 1954 को भारत के संवैधानिक इतिहास में जो सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई थी, जिसके द्वारा आर्टिकल 35A और भारत के संविधान के ना जाने कितने और जो संविधान के महत्वपूर्ण पक्ष थे उनका संशोधन कर दिया गया, वो सब समाप्त होकर ये संवैधानिक धोखाधड़ी को समाप्त किया जाए, इस समय की आवश्यकता है। इसके लिए एक भूमिका निभाएं। आप सबने मुझे आने के लिए धन्यवाद, आप बुलाया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद, और इन विषयों को आप समाज के सामने ले जाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए, अनुरोध करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद अरुण जी। कई मुद्दे तो ऐसे हैं कि हम जैसे राष्ट्रवादी लोगों के लिए भी पहली बार सुनने को मिले, और हिंदुस्तान लाल चौक को जानता है आपने कहा और देम चौक को नहीं जानता, तो 1 महीने के अंदर सुदर्शन की टीम वहाँ जाएगी और उस चौक को हिंदुस्तान के सामने रखेगी। इसका वचन इस कार्यक्रम में मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ऐसे राष्ट्रभक्तों के द्वारा ही सीमाएं सुरक्षित होती है। अब कार्यक्रम में सवाल जवाब का हम टाइम देते हैं, 10 मिनट का टाइम हमारे पास है। अगर कोई सवाल पूछ सकता है तो उसका जवाब अरुण जी देंगे। सर, जो नई सरकार जम्मू कश्मीर की बनी है बीजेपी पुलिस, इसके साथ बड़ी समस्या ये आ रही है कि जैसे ये सरकार बनी है वहाँ पर विरोध के स्वर और विरोध के सिंबल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर बीजेपी के लिए।
क्योंकि वो पहली बार सत्ता में है जम्मू कश्मीर के, और उसके लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि जो 54 साल की लड़ाई जो आप हमारे सामने रख रहे थे, उसके प्रेरणा भी कहीं न कहीं शहाब पठान मुखर्जी बनी थी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए क्या ये बेटर प्लेस था टीडीपी से गठबंधन करने के लिए, या फिर उनको और इंतजार करना चाहिए था, अपने ही बल पे सत्ता में आना चाहिए था? तो ऐसा है कि आज की सरकार अगर कहना हो तो जम्मू कश्मीर में इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं था। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकली एम्पावर्ड जम्मू और पॉलिटिकली एम्पावर्ड कश्मीर एक साथ सरकार में है। बाकी इनका सरकार बनना तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। सेपरेटिस्ट हैं, प्रो सेपरेटिस्ट हैं, सो कॉल्ड सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, अक्रॉस द बॉर्डर लोग हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और झटका यानी वो पराजित हो गए, वो जो उन्होंने नहीं सोचा था वो हो गया, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए, इसलिए वो अपनी ताकत लगाएंगे, वो अपने डिज़ाइन करेंगे। तो दुनिया में कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वैक्यूम नहीं होता, जीरो नहीं होता। ऐसे ही डेमोक्रेसी में बिना सरकार के कुछ नहीं रह सकता। तो आज के समय में जो बहुत सारे ऑप्शंस थे उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस ये था। ये बेस्ट ऑप्शन होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जितने अवेलेबल ऑप्शंस थे उन अवेलेबल ऑप्शंस में सबसे अच्छा ऑप्शन शायद यही था, ऐसा मुझे लगता है। और ये आने के बाद समस्याएं नहीं आएंगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये मालूम था समस्याएं इसके साथ साथ आने वाली हैं। और इसी में जिन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है उनकी एक्यूमेनशिप की भी एक टेस्ट है, वो सेंटर में है या स्टेट में है। मुझे लगता है कि भरोसा रखना चाहिए। 4 महीने कोई निष्कर्ष निकालने के लिए समय ये नहीं है, वो आए हैं आने वाले समय के अंदर और उसके परिणाम भी आएंगे। सर, जो जैसा कि कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से अगर 370 हमें हटाना है तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को फिर से बनाना पड़ेगा, क्या ये सही है? और उमर अब्दुल्ला भी ये बात को कहते हैं। ऐसा है कि अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। दैट इज नॉट अबव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं? तो उमर अब्दुल्ला इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि 370 इशू ऑफ पोस्चरिंग नहीं है। 370 को पहले बीजेपी, कांग्रेस, वोट बैंक पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान, इससे बाहर निकालना चाहिए। अनुच्छेद 370 की डिबेट को एक रैशनल डिबेट बनाना चाहिए। व्हाट वाज द जेनेसिस, व्हाट इज द नेचर, उसकी उत्पत्ति क्या हुई, उसकी प्रकृति क्या है, अनुच्छेद 370 कहता क्या है और अनुच्छेद 370 का परिणाम क्या होगा। एक बार चर्चा कर लो ना। अनुच्छेद 370 अगर जम्मू कश्मीर के 120 लाख लोगों के हित में नहीं है तो उसको क्यों रखना है? डिबेट करिए ना। भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो इसका अर्थ क्या है? संशोधन का प्रावधान क्यों दिया गया कि आज हम बना रहे हैं? हो सकता है समय के साथ हमको लगे कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। तो पहले यह निर्णय करने की जरूरत है कि अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर के 120 लाख लोगों को लाभ है या हानि है। 125 करोड़ लोगों का जो भारत है, भारत है, उसके हित में है या अहित में है? तो फॉर द 125 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 120 लाख पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको ध्यान में रखकर 370 के बारे में एक आम सहमति बनानी चाहिए। और वो बनाकर अगर ये निष्कर्ष निकलता है कि 370 जम्मू कश्मीर और देश के हित में है तो देश के सब राज्यों को दे दो। और अगर 370 जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो उसको रखना क्यों है? कुछ समस्या है तो उसके बारे में विचार कर लेंगे। लेकिन पहले इस बात को विचार करने की जरूरत है कि अनुच्छेद 370 का लाभ है या नुकसान है। इसको समझकर हम एक निर्णय करें और उसके आधार के ऊपर हम आगे की प्रक्रिया ये तय करें। बाकी वो एक संविधान का संशोधन है, वो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। वो 368 के आधार के ऊपर सब कुछ हो सकता है। सर, अभी जब जम्मू कश्मीर में आपदा आई थी, इतना बार आई थी, मैं भी वहाँ पे गया था और मैं वहाँ कवर करा लोगों को। तो उन लोगों का ये कहना था कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के लोगों ने हमारी काफ़ी मदद करी, जबकि वो जम्मू और कश्मीर के लोग थे। पहला सवाल सर ये।
दूसरा सवाल ये कि सर हर शुक्रवार को वहाँ पे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे ISI के झंडे दिखाए जाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर हमारा है। तो ऐसा इन लोगों का क्या इलाज है और इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि ये कश्मीरी है और ये हिंदुस्तानी है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के लोगों ने जम्मू कश्मीर की सहायता नहीं की। जम्मू कश्मीर अलग है और हिंदुस्तान अलग है, ऐसा नहीं है। हमारे लोग हैं, वो उत्तराखंड में आपदा आती है तो हिंदुस्तान की सरकार का दायित्व है, समाज दौड़ा हुआ जाता है। वो असम में हो, बंगाल में हो, वो तमिलनाडु में सुनामी हो या गुजरात का भूकंप हो, जम्मू कश्मीर में गए तो कोई खास बात ये नहीं है। एक बात सुने, अरे भैया बात तो सुनो, उन्होंने क्या कहा प्रश्न वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं वो क्या कह रहे हैं। दूसरा, ये जो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, एक बार आप जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सब मस्जिदों के बाहर अपनी टीम तैनात करिए और सब देश के चैनल, कुल मिलाकर कितने ISIS के झंडे लहरे, और ये तब तक है जब तक मीडिया उसको अटेंशन देता है। एक बार मीडिया इसकी उपेक्षा करना शुरू कर दे, ये सब बातें आना अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक, कोई और प्रश्न है? सर एक जो सवाल था छोटा सा, कि जो आपने बताया कि आर्टिकल 35A जो जोड़ा गया और जिसको अपेंडिक्स में रखा गया, इसकी चर्चा हम बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं, क्यों? और दूसरी बात की जो सारी समस्या है वो आर्टिकल 370 से नहीं है। आपने भी बताया कि वो आर्टिकल 35A से है, तो उस चीज़ को हमें ज़्यादा रखना चाहिए जनता के सामने कि जो समस्या है वो आर्टिकल 370 की बजाय 35A है। ऐसा है, पहली बात यह है, समस्या का मूल आर्टिकल 370 है। 370 का दुरुपयोग से ही 35 कैपिटल ए आया है। मेरी बात समझ में आई ना, कि 370 का दुरुपयोग होने से ही, और 370 का दुरुपयोग करके ही 368 का संशोधन कर दिया गया। वो हो नहीं सकता था, वो असंवैधानिक ढंग से हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उस आर्टिकल 370 की आड़ में ही वो धोखाधड़ी हुई है। तो दैट प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज आर्टिकल 370 एब्यूज एंड मिसयूज। वो 370 का प्रेरोगेटिव नहीं था, लेकिन 370 का दुरुपयोग करके वो कर दिया गया। ये एक बात समझने की जरूरत है। 35 कैपिटल है अपेंडिक्स में डाल दिया गया। अब कुल मिलाकर हमारे यहाँ जैसा एकेडमिक एटमॉस्फेयर और अप्रोच रहता है, 370 समय के साथ इशू ऑफ पॉलिटिक्स बन गया। मैं एक बहुत बड़े NLU में गया, वहाँ के डायरेक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा मैं आया हूँ यहाँ पर, आप क्या 370 कौन पढ़ाता है? उन्होंने कहा ओवर इज ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, वी नेवर डिस्कस पॉलिटिक्स। वो 370 पढ़ना ही नहीं चाहते। मैंने उनसे पूछा भारत के संविधान का एक अनुच्छेद पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है? और नेशनल लॉ स्कूल में संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ पढ़ाया जाएगा? तो लोगों के दिमाग में 370 यानी पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, बीजेपी लोगों ने उसको एक इस रूप में देखना। आपको मजे की बात बताऊं, मुझे आज तक कोई संविधान का विशेषज्ञ, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज भी नहीं मिला जिसने 35 कैपिटल है मेरे बताने से पहले पढ़ा हो। तो क्यों नहीं चर्चा हुई? तो चर्चा नहीं हुई यानी वो एक धोखाधड़ी हुई। एक समय था, मीडिया भी इतना, उसकी रीच भी नहीं थी, देश में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, देश में कोई अपोजिशन स्ट्रांग नहीं थी। डॉक्टर मुखर्जी वगैरह लोगों का बलिदान हो गया। उस समय उसको चेक करने वाला नहीं था, देश का एक वातावरण था। समय के साथ बहुत सारी बातें और आगे बढ़ गई। इन विषयों की जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और धीरे धीरे करके जम्मू कश्मीर, इशू ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर, ये सारे इशू बढ़ गए, ये विषय पीछे छूट गए। इसके और कोई कारण नहीं है। कुल मिलाकर जब इसको लेकर बारीक अध्ययन करना शुरू हुए तब ये सब धोखाधड़ी ध्यान में आई। ये सब बातें हैं, लेकिन मेन बॉडी में ना होने के कारण से 35 कैपिटल ही नहीं मिलता, तो वो अपेंडिक्स में जाना पड़ता है। अपेंडिक्स देखने की आदत नहीं लोगों को। तो ऐसे कई विषय हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने एक परसेप्शन देने की कोशिश की है। आप सब लोग इन विषयों पर और गहरा अध्ययन करके इन विषयों को समाज के सामने लाने के अंदर अपना योगदान दें। एक बार पुनः धन्यवाद करके अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद अरुण जी। कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम में उपस्थित महेश गुप्ता जी, चारुदत्त पिंगले जी, राजू मेहरा जी, आशुतोष जी, और इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में देश विदेश में लाइव में एवं रिपीट टेलीकास्ट में देख रहे सारे दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।